चर्चा के लिए जो स्रोत सामग्री चुनी गई है ना, वो उन सभी के लिए बहुत प्रासंगिक हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, विशेष रूप से राजव्यवस्था विशेषज्ञ बनने की तैयारी के लिए। आज का हमारा आधार है कक्षा 6 की एनसीईआरटी। हाँ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक का पहला अध्याय, विविधता की समझ। अब प्रथम दृष्टया ये लग सकता है कि छठी कक्षा की किताब से कि उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या ही निकाला जा सकता है, राइट, रेलवे। बिल्कुल। परंतु इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पाठ्य पुस्तक के पन्नों को पढ़ना नहीं है। हाँ, मतलब हमें उन महत्वपूर्ण तथ्यों, परिभाषाओं और एमसीक्यू पॉइंट्स को निकालना है जो परीक्षा भवन में अक्सर भ्रम पैदा कर देते हैं। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, भारतीय राज व्यवस्था को समझने के लिए समाज की विविधता को समझना सबसे पहली और जरूरी सीढ़ी है। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये विविधता क्या है। स्रोत के अनुसार खान पान, पहनावे, धर्म, भाषा और त्योहारों में जो भिन्नता होती है वही विविधता है। इसका मूल कारण लोगों का अलग-अलग क्षेत्रों से आना है और उनकी संस्कृति का भिन्न होना। यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूंगी, एग्जाम के लिए याद रखिए, भारत में विविधता का आधार मिश्रित संस्कृति है। मिश्रित संस्कृति मतलब कंपोजिट कल्चर। बिल्कुल, सामासिक संस्कृति, यही भारत की सांस्कृतिक पहचान की प्रकृति है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी दी गई है। हाँ, समीर 1 और समीर 2 की कहानी। इसका सारांश देखें तो समीर एक हिंदू है, नियमित स्कूल जाता है और वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानता है। दूसरी तरफ समीर 2 है जो मुस्लिम है, अखबार बेचता है और केवल हिंदी जानता है। दोनों की पृष्ठभूमि एकदम अलग है, लेकिन समानता ये थी कि दोनों मित्र बनना चाहते थे। एक मानवीय जुड़ाव। लेकिन यहीं पर एक जरूरी बात आती है। क्या? बीपीएससी टीआरई 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट। समीर 2 का स्कूल ना जा पाना विविधता नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे आर्थिक अक्षमता के रूप में दर्शाया गया है। मतलब असमानता, इनइक्वालिटी। बिल्कुल, गरीबी विविधता का हिस्सा नहीं है। हाँ, तो गरीबी और विविधता दोनों एकदम अलग अवधारणाएं हैं। एकदम सही। अब आगे बढ़ते हैं, ये विविधता बनती कैसे है? स्रोत के हिसाब से इसके 2 मुख्य कारक हैं। पहला है ऐतिहासिक कारक, जैसे कि प्रवास, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। और दूसरा है भौगोलिक कारक, मतलब पहाड़, समुद्र और स्थानीय भौतिक वातावरण के अनुसार अनुकूलन। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो उसी मिली-जुली संस्कृति का जन्म होता है। हाँ, यहाँ एक और बीपीएससी टीआरई इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बताइए। भूगोल का सीधा प्रभाव लोगों के भोजन, कपड़े और पेशे पर पड़ता है, ऑक्यूपेशन पर। इसे स्रोत में दी गई केस स्टडी से समझते हैं। पहली केस स्टडी है लद्दाख की, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित एक शीत मरुस्थल है। हाँ, कोल्ड डेजर्ट। यहाँ बारिश नहीं होती, साल भर बर्फ रहती है, इसलिए कृषि न के बराबर है। तो फिर वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खास किस्म की भेड़ पालन पर निर्भर है। हाँ, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। बिल्कुल, पश्मीना ऊन काफी कीमती होता है। लद्दाख के लोग इसे इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। अब अगर संस्कृति और इतिहास की बात करें तो लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। छोटा तिब्बत? हाँ, यहाँ से मध्य एशिया यानी तिब्बत जाने के व्यापार मार्ग थे। और धर्म के मामले में? बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत पहुंचा। और इस्लाम? इस्लाम यहाँ लगभग 400 साल पहले आया। Here's where it gets really interesting. यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है, केसर सागा। हाँ, केसर सागा तिब्बत का एक ग्रंथ है जो लद्दाख में भी बहुत प्रचलित है। एग्जाम के लिए याद रखिए, केसर सागा को स्थानीय मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं। दोनों समुदाय मिलकर गाते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल। अब दूसरी केस स्टडी की तरफ चलते हैं, केरल, जो भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा है। एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ। और इन्हीं पहाड़ियों पर काली मिर्च, लौंग, इलायची जैसे मसाले उगाए जाते हैं। और इन्हीं मसालों ने विश्व भर के व्यापारियों को आकर्षित किया। इसका ऐतिहासिक कालक्रम क्या है? परीक्षा के लिए यह कालक्रम बहुत जरूरी है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी आए। उसके बाद लगभग 2000 साल पहले सेंट थॉमस ने ईसाई धर्म का प्रचार किया। फिर इब्न बतूता भी आए थे ना? हाँ, 700 साल पहले इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों की इज्जत का वर्णन किया है। और फिर वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता खोजा। बिल्कुल सही। अब यहाँ एक और प्रभाव है, चीनी प्रभाव।
हाँ, शब्दों की समानता, जैसे चीना वाला। जो कि मछली पकड़ने का जाल है, और ये चीनी जाल से हूबहू मिलता है। और तलने के लिए इस्तेमाल होने वाला बर्तन, चीना चट्टी। इन दोनों में जो चीन शब्द है वो बताता है कि इनकी उत्पत्ति चीन से हुई है। केरल के त्योहारों की बात करें तो मुख्य त्योहार ओणम है। और ओणम का मुख्य आकर्षण है नाव प्रतियोगिता, बोट रेस। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब एक तुलनात्मक अध्ययन, एक तरफ पहाड़ है लद्दाख और दूसरी तरफ समुद्र है केरल। दोनों बिल्कुल अलग है। फिर भी दोनों के बीच एक कड़ी है। क्या कड़ी है? दोनों ही क्षेत्रों पर चीनी और अरबी व्यापारियों का गहरा प्रभाव पड़ा। हाँ, इतिहास जुड़ गया। एग्जाम पॉइंट यही है, किसी भी क्षेत्र का सांस्कृतिक जीवन उसके इतिहास और भूगोल से जुड़ा होता है। मतलब इतिहास और भूगोल अक्सर एक दूसरे में बंधे होते हैं, टाइड होते हैं। बिल्कुल, और यही चीज हमारी विविधता में एकता को जन्म देती है। स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों की सोच थी कि विविधता के कारण भारतीयों में फूट डालना आसान होगा। लेकिन वो गलत साबित हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका उदाहरण है ना? हाँ, अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर ने हत्याकांड किया, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी शामिल थे। सबने साथ में गोलियां खाईं। और तिरंगा झंडा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एकता का प्रतीक बना। बीपीएससी टीआरई इंपॉर्टेंट बात यहाँ एक और है। जी, अमृतसर हत्याकांड के बाद शहीदों की याद में एक विशेष गीत गाया गया था, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। बिल्कुल। अब परीक्षा के सीधे तथ्यों पर आते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकें और कथन। पुस्तक है भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। हाँ, और कथन है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये नेहरू जी का ही विचार था। नेहरू जी का मानना था कि भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई नहीं है, बल्कि बहुत गहरी है। और राष्ट्रगान के बारे में भी स्रोत में कुछ खास लिखा है। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हाँ, एग्जाम पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी के अनुसार राष्ट्रगान भारतीय एकता का ही एक वर्णन है, उसकी अभिव्यक्ति है। चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जी, लद्दाख मतलब छोटा तिब्बत, केसर सागा और पश्मीना। केरल मतलब मसाले, सेंट थॉमस और इब्न बतूता। और शब्दावली में चीना वाला, कथन में अनेकता में एकता। और सबसे बड़ी चेतावनी, गरीबी असमानता है, विविधता नहीं। एकदम सटीक। चर्चा बहुत शानदार रही। लेकिन अंत में एक विचार करने योग्य सवाल छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। अगर इतिहास और भूगोल ने मिलकर हमारी इस सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया है, तो आज के इस डिजिटल युग में जहां इंटरनेट ने भौगोलिक दूरियां को ही खत्म कर दिया है, हाँ, सब कुछ एक क्लिक पर है, तो क्या भविष्य में हमारी ये विविधता एक नई तरह की वैश्विक मिश्रित संस्कृति में बदल जाएगी? क्या बात है! ये वाकई सोचने वाला सवाल है। क्या इंटरनेट के युग में भूगोल हमारी संस्कृति तय कर पाएगा? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज की हमारी पूरी चर्चा का स्रोत है एनसीईआरटी कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, और इसका अध्याय 2 जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। सही कहा। और आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। जो भी उम्मीदवार बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन विशेष नोट्स और स्लाइड से सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को बाहर निकालना है। हाँ, और सिर्फ तथ्य ही नहीं, बल्कि उन एमसीक्यू पॉइंट्स को डिकोड करना है जहां से सीधे सवाल बनते हैं। कोई अतिरिक्त कहानी नहीं, कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट रिवीजन। एकदम। तो सबसे पहले खंड 1 पर आते हैं, भारत में विविधता यानी डाइवर्सिटी और उसका यथार्थ। नोट्स के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आंकड़े बहुत ही स्पष्ट है। संसार के सभी 8 मुख्य धर्मों के अनुयायी भारत में रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है। 8 मुख्य धर्म। बिल्कुल। और सिर्फ धर्म ही नहीं, यहाँ 1600 से ज्यादा मातृभाषाएं बोली जाती हैं। ध्यान रहे, ये बोलियां नहीं, मातृभाषाएं हैं। और इसके साथ ही 100 से ज्यादा तरह के नृत्य भी यहाँ किए जाते हैं। जी, ये तो हुई विविधता की बात। लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्रैप है। एग्जाम के लिए याद रखिए, विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। ये बहुत ही सटीक बात है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हम अक्सर उन लोगों के साथ ही सुरक्षित महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं और बोलते हैं। बिल्कुल। और जब कोई अलग दिखता है तो एक अजीब सी असुरक्षा पैदा होती है। यहीं से जन्म होता है पूर्वाग्रह का।
हाँ, पूर्वाग्रह, अंग्रेजी में जिसे प्रेजुडिस कहते हैं। परीक्षा के नजरिए से इसकी परिभाषा एकदम साफ होनी चाहिए। तो पूर्वाग्रह की परिभाषा क्या है? पूर्वाग्रह का सीधा सा मतलब है किसी के बारे में पहले से कोई नकारात्मक राय बना लेना या फिर उन्हें हीन मानना, यानी इंफीरियर समझना। नकारात्मक राय। हाँ, और इसका आधार कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति का धर्म, उसकी चमड़ी का रंग, उसका क्षेत्र या फिर उसके कपड़े पहनने का तरीका। इस पर मैं जोर देना चाहूंगा, परीक्षा के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पूर्वाग्रह अक्सर नकारात्मक होते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है। बिल्कुल। एनसीईआरटी की स्लाइड से ही इसका एक सीधा उदाहरण लेते हैं। अक्सर ग्रामीण लोगों को अज्ञानी मान लिया जाता है। और शहरी लोगों के लिए भी ऐसा ही है। हाँ, शहरी लोगों को आलसी मान लिया जाता है या फिर ये धारणा बना ली जाती है कि उन्हें सिर्फ पैसे से सरोकार है। जबकि ये सच नहीं है। ये सिर्फ एक पूर्वाग्रह है, एक नकारात्मक राय। सही कहा। और पूर्वाग्रह से जुड़ा हुआ एक और शब्द है रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा यानी स्टीरियोटाइप। इसे हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं जब हम सभी लोगों को एक ही पक्की छवि में बांध देते हैं। एक पक्की छवि, बिल्कुल। जैसे समाज में ये कह दिया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं या फिर लड़कियां कोमल होती हैं। हाँ, अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? ये धारणा हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे व्यक्ति की तरह देखने से रोकती है। वो एक खांचे में फिट हो जाते हैं। जी, नोट्स में इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे ये मान लेना कि हवाई जहाज उड़ाना लड़कियों का काम नहीं है। ये एक पक्की छवि है जिसने उन्हें उनके कौशल से दूर कर दिया। तो अगर हम परीक्षा मंथन का सार निकालें, पूर्वाग्रह का मतलब है नकारात्मक राय और रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब है पक्की छवि। एकदम स्पष्ट। अब आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, असमानता और भेदभाव। जब ये पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं व्यवहार में बदलती हैं, तब भेदभाव होता है। मतलब जब हम अपनी नकारात्मक सोच के आधार पर किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं। बिल्कुल। जैसे किसी खास समुदाय के व्यक्ति को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी ना लेने देना। ये भेदभाव का एक सीधा उदाहरण है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात आती है। बीपीएससी TRE 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे बिल्कुल ध्यान में रखना है। हाँ, बताइए। गरीबी विविधता का पहलू नहीं है। मैं फिर दोहराता हूँ, गरीबी यानी पॉवर्टी विविधता नहीं है, ये असमानता है, इनइक्वालिटी है। ये परीक्षा के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है। लोग अक्सर गरीबी को विविधता मान लेते हैं। बिल्कुल। अब इसी असमानता को समझने के लिए मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी हमारे नोट्स में दी गई है। हाँ, एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ये माना जाता है कि मुस्लिम लोग अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। लेकिन एनसीईआरटी के तथ्य इसे पूरी तरह से काटते हैं। एकदम। तथ्य ये बताते हैं कि लड़कियों के स्कूल न जाने का मुख्य कारण धर्म नहीं है, मुख्य कारण है गरीबी, यानी आर्थिक असमानता। जी, और इसे साबित करने के लिए केरल का उदाहरण दिया गया है। केरल में क्या हुआ? केरल में स्कूल घर के पास बनाए गए और सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी कर दी गई, ताकि शिक्षकों और बच्चों को पहुंचने में दिक्कत ना हो। बिल्कुल। इसका परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम लड़कियों की उपस्थिति स्कूलों में बढ़ गई। निष्कर्ष बहुत साफ है, जहां सुविधा मिली, जहां गरीबी आड़े नहीं आई, वहां लड़कियों ने पढ़ाई की। यानी धर्म कभी बाधा था ही नहीं, असली बाधा असमानता थी। सही कहा। अब हम भारतीय समाज की सबसे गहरी असमानता की बात करते हैं। खंड 4, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था, इसे समझना परीक्षा के लिए बहुत अहम है। नोट्स इसे एक सीढ़ी के रूप में समझाते हैं, एक लैडर। इस सीढ़ी में जातियों को ऊपर नीचे रखा गया और जिन्हें सबसे नीचे रखा गया उन्हें अछूत और अयोग्य मान लिया गया। और यहीं से दलित शब्द निकल कर आता है। इस शब्द का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। दलित का शाब्दिक अर्थ है दबाया गया या कुचला गया, अंग्रेजी में जिसे ब्रोकन कहा गया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और एग्जाम पॉइंट है। सरकार इन लोगों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट के वर्ग में रखती है। ये तकनीकी शब्द परीक्षा के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। अब इस जाति व्यवस्था के प्रभाव को समझने के लिए कोरेगांव की एक ऐतिहासिक केस स्टडी हमारे पास है। हाँ, 1901 की घटना। एग्जाम के लिए याद रखिए, ये घटना 1901 की है और उस समय डॉक्टर अंबेडकर केवल 9 वर्ष के थे। स्थान था कोरेगांव, जो आज के महाराष्ट्र में है। घटना क्या थी? 9 साल के डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। वे बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन जैसे ही स्टेशन मास्टर को पता चला कि वे महार जाति के हैं, जिसे उस समय अछूत माना जाता था, जी, महार जाति का होने के कारण स्टेशन मास्टर का व्यवहार पूरी तरह बदल गया।
उसने और वहां खड़े किसी भी गाड़ीवान ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। दुगना पैसा देने पर भी कोई उन्हें अपनी बैलगाड़ी में बिठाने को तैयार नहीं था। इस घटना से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जाति प्रथा केवल किसी को कोई काम करने से नहीं रोकती, यह इंसान से उसका सम्मान और आत्मसम्मान भी छीन लेती है। बिल्कुल, पैसे होने के बावजूद उन्हें जानवरों से भी बदतर समझा गया। इसी अपमान और असमानता के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई, जो हमें हमारे आखिरी खंड पर लाती है, समानता के लिए संघर्ष और भारतीय संविधान। 1947 से पहले जब देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, तो उसके समानांतर एक और संघर्ष चल रहा था, समानता का संघर्ष। ये बहुत अहम बिंदु है। आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी। नहीं, दलितों का मंदिरों में प्रवेश के लिए संघर्ष, महिलाओं की शिक्षा के अधिकार की मांग और किसानों का जमींदारों के खिलाफ भारी ब्याज से मुक्ति का संघर्ष, ये सब समानता की ही लड़ाई थी। और इसी लंबे संघर्ष का परिणाम हमारा संविधान है। बिल्कुल, संविधान निर्माताओं ने ये सुनिश्चित किया कि भारत में सभी को समान माना जाएगा। इसके लिए क्या प्रावधान किए गए? सबसे पहला, संविधान में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एक अपराध माना गया है और इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जी, सरकारी नौकरियां सभी के लिए खुली कर दी गईं। लेकिन सदियों की असमानता सिर्फ कानून बनाने से तो दूर नहीं होती। सही कहा। इसीलिए संविधान ने सरकार पर एक विशेष दायित्व डाला। समानता को यथार्थ बनाने के लिए सरकार विशेष कदम उठाएगी। जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था? बिल्कुल। संविधान का मुख्य लक्ष्य यही है, समान प्रतिष्ठा और समान अवसर। समान प्रतिष्ठा और समान अवसर, इसे एकदम याद कर लेना है। और इसी समानता को बनाए रखने के लिए एक और बड़ा सिद्धांत है, धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। इसकी परिभाषा भी एकदम साफ होनी चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका मतलब है कि यहाँ बिना किसी भेदभाव के धर्म का पालन होता है। जी, देश में कोई एक भाषा, कोई एक धर्म या कोई एक त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं है। सरकार सभी धर्मों को बराबर मानती है। यह धर्मनिरपेक्षता का मूल तत्व है। बिल्कुल। तो हमने विविधता, पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणा, भेदभाव, असमानता और अंततः संविधान द्वारा दी गई समानता के सभी एमसीक्यू पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एक बैकग्राउंड नोट टू द पॉइंट रिवीजन। आज के इस गहन विश्लेषण का सार यही है कि विविधता और असमानता के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये न केवल बीपीएससी परीक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी अनिवार्य है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। कौन सा सवाल? देखिए, भले ही संविधान ने हमें समानता का अधिकार दे दिया है, छुआछूत को एक गंभीर अपराध घोषित कर दिया गया है, लेकिन क्या हमारे दैनिक जीवन में हमारी अपनी अनजाने में बनाई गई रूढ़िबद्ध धारणाएं आज भी एक अदृश्य असमानता को जन्म नहीं दे रही हैं? यह सचमुच सोचने वाली बात है। क्या आज भी हम लोगों को उनके कपड़ों या उनके पते से जज नहीं करते? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस बहुत ही गहरे और जरूरी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण के समापन की घोषणा करते हैं। हमारे सभी सुनने वालों का आज की इस खास गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है वो बहुत ही विशिष्ट और सीधे तौर पर तथ्यों पर आधारित है। बिल्कुल। हम बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा के लिए तैयार किए गए कक्षा 6 एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र के रैपिड रिवीजन नोट्स पर बात करने वाले हैं, यानी पॉलिटिकल रिवीजन। इसका मुख्य विषय है सरकार क्या है। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए तो ये नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन ये चर्चा सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहेगी। भले ही ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए बिंदु हैं, लेकिन ये बुनियादी बातें हर जागरूक नागरिक को पता होनी चाहिए। सही कहा। जैसे वोट देने का अधिकार हमें कैसे मिला। तो चलिए इस विषय को अनपैक करते हैं। एकदम सही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे श्रोताओं को एक नियम स्पष्ट कर दूं। इस चर्चा में किसी भी राजनीतिक पक्ष का तनिक भी समर्थन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य केवल एनसीईआरटी और अध्ययन सामग्री में दिए गए तथ्यों का विश्लेषण करना है, निष्पक्ष होकर। तो सबसे पहले विषय पर आते हैं। सरकार असल में करती क्या है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मतलब अक्सर लगता है कि केवल नेता ही सरकार है, लेकिन ये सूची तो बहुत विस्तृत है। एग्जाम के लिए याद रखिए, सरकार का पहला मुख्य कार्य है निर्णय लेना। निर्णय जैसे सड़कें और स्कूल बनवाना। हाँ। और अगर प्याज के दाम अचानक बढ़ जाए तो उन्हें घटाना
या फिर बिजली आपूर्ति बढ़ाना। अच्छा, मतलब रोजमर्रा की चीजें? और सामाजिक मुद्दों पर भी तो। बिल्कुल। गरीबों की मदद के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाना भी सरकार का ही कार्य है। और कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएं भी तो सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं। हाँ, NCERT में इसका सटीक उदाहरण है भारत पेट्रोलियम और इंडियन रेलवे, यानी डाक और रेलवे सेवाएं। और सुरक्षा का क्या? देश की सीमाएं? देश की सीमाओं की सुरक्षा और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये भी सरकार का प्रमुख काम है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य इस PDF में प्राकृतिक विपदा के बारे में है। BPSC TRE 4 महत्वपूर्ण बिंदु, इसे ध्यान से सुनिए। हाँ, बताइए। प्राकृतिक विपदा जैसे सुनामी या भूकंप के समय पीड़ितों की सहायता करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। ये सीधा तथ्य परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और एक और बात जो थोड़ा हैरान करती है। कौन सी बात? कि सर्वोच्च न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। बिल्कुल। व्यापक अर्थों में न्यायालय भी सरकार का अभिन्न अंग है। मतलब जब कोई विवाद हो। हाँ, विवाद होने या अपराध होने पर न्याय देना न्यायालय का ही मुख्य कार्य है। अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, 121 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश को एक जगह से कैसे चलाया जा सकता है? एक जगह से प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान है सरकार के स्तर। एग्जाम के लिए याद रखिए, सरकार के 3 स्तर होते हैं। स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। एकदम सही। सबसे पहले स्थानीय स्तर, यानी गांव, शहर या मोहल्ले की सरकार। और राज्य स्तर मतलब पूरे राज्य को ध्यान में रखना। हाँ, जैसे असम या हरियाणा की सरकार। और सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर, जिसका संबंध पूरे देश से है। बिल्कुल। अब प्रशासन चलाने के लिए नियम भी चाहिए, यानी कानून। हाँ, सरकार के पास कानून बनाने और उसे लागू करने यानी इन्फोर्स करने की शक्ति होती है। NCERT की किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस। लाइसेंस अनिवार्य है, ये नियम है। और अगर कोई बिना लाइसेंस गाड़ी चलाए तो जेल हो सकती है या जुर्माना लग सकता है। दंड का प्रावधान जरूरी है। लेकिन क्या स्थिति होगी यदि किसी कानून का पालन न हो रहा हो? मतलब नागरिकों के अधिकारों का हनन? हाँ, मान लीजिए किसी को धर्म या जाति के आधार पर नौकरी न मिले। तब नागरिक न्यायालय जा सकता है। और न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय मामले की सुनवाई करके उचित कदम उठाने का आदेश दे सकता है। ये बहुत स्पष्ट है। अब अध्ययन सामग्री के अगले हिस्से पर चलते हैं। लोकतंत्र बनाम राजतंत्र। यह तुलना बहुत रोचक है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत लोग होते हैं। और ये शक्ति सरकार तक कैसे पहुंचती है? चुनाव के माध्यम से। लोग वोट देकर शक्ति देते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो जवाबदेही की होती है ना? बिल्कुल। सरकार को अपने निर्णयों की सफाई देनी होती है। और इसका मूल विचार यही है कि लोग खुद नियम बनाने में भागीदार बने। सही कहा। अब इसके विपरीत राजतंत्र को देखते हैं, जहां राजा या रानी होते हैं। हाँ, राजतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है। उनके पास सलाहकार तो होते होंगे। सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है, लेकिन अंतिम निर्णय शासक का ही होता है। यहाँ परीक्षा के लिए कोई महत्वपूर्ण बिंदु है? BPSC महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णयों के लिए सफाई नहीं देनी पड़ती। मतलब कोई जवाबदेही नहीं। यह बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। अब भारत के स्वरूप की बात करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हाँ, लेकिन एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोग सीधे शासन नहीं करते। अच्छा, तो हम चुनाव द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं? एकदम सही। वे प्रतिनिधि जनता के लिए निर्णय लेते हैं। और इसके लिए एक अनिवार्य शर्त भी है। हाँ, किसी भी सरकार को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जब तक वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न दे। लेकिन इतिहास में हमेशा से ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। शुरुआत में केवल संपत्ति वाले और शिक्षित पुरुषों को ही वोट का अधिकार था। यानी महिलाएं, गरीब और अशिक्षित लोग पूरी तरह से बहिष्कृत थे। हाँ, और इसी से सफरेज आंदोलन की शुरुआत हुई। सफरेज का अर्थ है वोट देने का अधिकार, है ना? एग्जाम के लिए याद रखिए, सफरेज मतलब वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हालात काफी बदले। बहुत ज्यादा। जब महिलाओं ने पुरुषों का काम संभाला तो समाज की रूढ़िबद्ध धारणाएं टूटी। उन्होंने बहुत कड़ा संघर्ष किया, खुद को जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया और लंबी भूख हड़तालें भी की। परीक्षा के लिए इसमें कौन सी तिथियां महत्वपूर्ण हैं? 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार 1920 में मिला। और इंग्लैंड में? UK में ये अधिकार 1928 में मिला। इन संघर्षों को देखकर गांधी जी के विचार बहुत प्रासंगिक लगते हैं।
बिल्कुल। 1931 की यंग इंडिया पत्रिका का संदर्भ नोट्स में दिया गया है। उनका कथन क्या था? गांधी जी ने लिखा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन जो दिन भर पसीना बहाता है या ईमानदार है, उसे केवल गरीबी के कारण वोट से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही मजबूत तर्क था। और इसी के चलते वयस्क मताधिकार की मांग मजबूत हुई। चलिए अब चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक त्वरित सारांश यानी रैपिड रिवीजन प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, मैं परीक्षा के मुख्य बिंदु दोहराती हूँ। शुरू करते हैं। यंग इंडिया 1931, महात्मा गांधी, सफरेज, वोट देने का अधिकार, लोकतंत्र की शर्त, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, महिला मताधिकार की तिथियां, यूएसए में 1920 और यूके में 1928, न्यायालय, सरकार का अभिन्न अंग, राजतंत्र। सफाई देने की जरूरत नहीं। बहुत ही शानदार सारांश। ये वन लाइनर्स परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आज की इस गहन चर्चा का बहुत बड़ा मूल्य है। बिल्कुल। हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से सरकार के स्वरूप, अंगों और मताधिकार के इतिहास को समझा। ये जानकारी केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी आवश्यक है। एकदम सही बात है। जाते जाते क्या श्रोताओं के लिए कोई ऐसा विचार है जिस पर वे खुद सोच सकें? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। बताइए। महिलाओं और गरीबों को वोटिंग का अधिकार पाने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा। वो दशकों का संघर्ष था। इसे देखते हुए भविष्य में नागरिक भागीदारी का अगला चरण क्या हो सकता है? मतलब आगे क्या बदलाव आ सकता है? क्या तकनीक शासन में हमारी भूमिका को और अधिक प्रत्यक्ष बना सकती है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम सीधे फोन से मतदान करके नीतियां तय करेंगे? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। सच में ये सोचने पर मजबूर करता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली डीप डाइव में। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही गंभीर ऐतिहासिक सच से शुरुआत करने वाले हैं। श्रोताओं के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि कोई सरकार एक भाषा से इतना डर सकती है कि स्कूली बच्चों पर गोलियां चलवा दे। जी, सुनने में ये किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये एक कड़वा सच है। बिल्कुल। और जो भी छात्र बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा की गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वन शॉट रिवीजन होने वाली है। सही कहा। आज हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 4 पर बात कर रहे हैं। ओह, अध्याय का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। जी, हमारा मिशन आज यही है कि इन परीक्षा उपयोगी स्लाइडों से सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को, मतलब जो सीधे सवाल बनते हैं, उन्हें निकाला जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जब हम दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को देखते हैं तो सबसे पहला शब्द जो सामने आता है वो है रंगभेद, यानी अंग्रेजी में जिसे अपार्थीड कहा जाता है। हाँ, अपार्थीड। इसका सीधा सा अर्थ है त्वचा या चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव। उस समय दक्षिण अफ्रीका की जनसंख्या को 4 वर्गों में बांटा गया था। श्वेत, अश्वेत, भारतीय और अन्य, जिन्हें सांवले या कलर्ड कहा जाता था। बिल्कुल। और यह विभाजन मतलब ये सिर्फ कागजों पर नहीं था। श्वेत और अश्वेत लोगों का आपस में घुलना मिलना भी वर्जित था। जी, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे बस, ट्रेन, यहाँ तक कि बस स्टैंड भी अलग थे। मुझे यहाँ माया नायडू की वह कहानी याद आती है। माया को अपनी माँ की एक पुरानी स्क्रैप बुक मिलती है। हाँ, जिसमें एक युवा लड़के की तस्वीरें थी। माया को तब पता चलता है कि रंगभेद के दौर में जीवन कितना अमानवीय था। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला उदाहरण तो एम्बुलेंस का था। जी, और यहाँ एक बीपीएससी टीआरई 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि श्वेत लोगों के लिए जो एम्बुलेंस थी वे पूरी तरह सुसज्जित थी, यानी फुल्ली इक्विप्ड थी। जी, जबकि अश्वेत लोगों की एम्बुलेंस में सुविधाओं का भारी अभाव था। सबसे उपजाऊ जमीन भी केवल श्वेतों के लिए थी। और अश्वेतों को वोट देने का अधिकार तक नहीं था। यहीं से उस स्क्रैप बुक वाले लड़के की कहानी जुड़ती है, हेक्टर पीटरसन। हाँ, हेक्टर पीटरसन। 16 जून 1976 की घटना। सोवेतो में जो अश्वेतों का क्षेत्र था। बिल्कुल। और विवाद का मुख्य कारण वोटिंग नहीं बल्कि भाषा थी। श्वेतों की भाषा अफ्रीकांस को जबरदस्ती थोपा जा रहा था, जबकि छात्र अपनी स्थानीय भाषा यानी ज़ुलू सीखना चाहते थे। जी, इसी दबाव के विरोध में हुए प्रदर्शन पर पुलिस ने गोलियां चलाईं और हेक्टर पीटरसन की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद था,
लेकिन इसके बाद नेल्सन मंडेला और उनके संगठन अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस यानी ANC ने लंबा संघर्ष किया और अंततः 1994 में लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की स्थापना हुई, जहां सभी प्रजातियों को समानता मिली। तो अब सवाल ये है कि लोकतंत्र तो आ गया, पर सरकार पर नियंत्रण कैसे रहे? यहीं पर भागीदारी और सरकार की जवाबदेही का सिद्धांत आता है। हाँ, लोकतंत्र का चक्र बहुत सीधा है। जनता, फिर चुनाव, फिर प्रतिनिधि और अंत में सरकार। और भारत में ये सरकार 5 वर्ष के लिए बनती है। बिल्कुल, नियमित चुनाव ही वो तरीका है जिससे सरकार पर नियंत्रण रहता है। काम के आधार पर ही पुनः चुनाव संभव है। जी, लेकिन भागीदारी सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है। अगस्त 2005 की केस स्टडी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था। हाँ, तब जनता ने जुलूस निकाले, बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान चलाए। और नतीजा क्या हुआ? सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। बिल्कुल, ये जनता के प्रति जिम्मेदारी या अकाउंटेबिलिटी का सीधा प्रमाण है। भागीदारी के और भी तरीके हैं, जैसे धरने, जुलूस, हड़ताल। जी। और मीडिया जैसे अखबार और टीवी जन मुद्दों को उठाने में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही दलित, आदिवासी और महिलाओं द्वारा बनाए गए सामाजिक आंदोलन भी लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। एकदम सही। अब जब समाज में इतने अलग अलग समूह हैं, तो तालमेल की कमी से विवाद भी होते हैं। हाँ, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि इसके मुख्य कारण है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है भेदभाव का डर। और इन विवादों को सुलझाना सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे धार्मिक जुलूसों का उदाहरण, जुलूस के रास्ते को लेकर विवाद हो सकता है, ऐसे में पुलिस की भूमिका अहम होती है, बातचीत करवाना और तनाव कम करना। बिल्कुल, और विवादों की बात हो तो कावेरी नदी जल विवाद को कैसे भूल सकते हैं? जी, एग्जाम के लिए याद रखिए, ये विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कर्नाटक ऊपरी हिस्से में है, जहां कृष्णा राजा सागर बांध है, जिसका उपयोग सिंचाई और बेंगलुरु शहर के लिए होता है। और तमिलनाडु निचले हिस्से में है, जहां मेटूर बांध है, जो डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई के लिए जरूरी है। मूल विवाद यही है कि मेटूर में पानी तभी आएगा जब कृष्णा राजा सागर से पानी छोड़ा जाएगा। बहुत ही स्पष्ट MCQ पॉइंट है ये। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, समानता एवं न्याय। जी, समानता और न्याय को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचार यहाँ बहुत अहम हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यता या छुआछूत अमानवीय है और अब ये कानून द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित है। शिक्षा, मंदिर प्रवेश और स्वास्थ्य सुविधाओं से किसी को वंचित रखना अब अपराध है। अस्पृश्यता का उन्मूलन ही समानता और न्याय की नींव है, और इसी में लैंगिक न्याय भी शामिल है। जी, समाज में लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व दिए जाने की समस्या, इसके लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में फीस माफ या कम करने का प्रावधान। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा। अब समय है एक क्विक रिवीजन का। जी, BPSC TRE 4 के छात्रों के लिए ये बहुत जरूरी है। 1994 दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना। 16 जून 1976 सोवेटो में हेक्टर पीटरसन की मृत्यु। नेल्सन मंडेला ANC के रंगभेद विरोधी नेता। अफ्रीकांस जो श्वेतों की भाषा थी, बनाम जुलू जो अश्वेतों की भाषा थी, ये मुख्य विवाद था। कृष्णा राजा सागर जो कर्नाटक में है, और मेटूर बांध जो तमिलनाडु में है, कावेरी नदी विवाद। और अंत में अगस्त 2005 बिजली किराया वृद्धि का सफल विरोध। बिल्कुल, ये सभी तथ्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जी, लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। इन नोट्स से ये साफ है कि 5 साल में होने वाले चुनाव सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन अगर उन 5 सालों के बीच मीडिया और सामाजिक आंदोलन, जैसे दलितों और आदिवासियों के आंदोलन, सरकार से सवाल पूछना बंद कर दें, तो क्या लोकतंत्र में असली ताकत सच में जनता के पास रह जाएगी, या सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों के पास सिमट कर रह जाएगी? बिल्कुल, श्रोताओं को इस पर गहराई से सोचना चाहिए। बहुत ही गंभीर और जरूरी विचार है ये। और इसी के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को शुभकामनाएं। चर्चा करने वाले हैं जो असल में लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। हाँ, एकदम जमीनी नींव। बिल्कुल।
हम बात कर रहे हैं पंचायती राज की। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही प्रामाणिक हैं। हाँ, हम बीपीएससी टीआरई 4.0 राजनीति विज्ञान के आधिकारिक नोट्स का उपयोग कर रहे हैं, जो कि मुख्य रूप से एनसीईआरटी कक्षा 6 के अध्याय 5 पर आधारित है। इस चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ किताबी परिभाषाओं को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना है कि असल में हमारे गांव चलते कैसे हैं, शासन की नीतियां जमीन पर कैसे उतरती हैं। ये बहुत ही जरूरी है और जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चर्चा बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इस विषय से एकदम सीधे सवाल बनते हैं। हाँ, इस चर्चा में कई ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हमें उन खास बिंदुओं पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। बीपीएससी टीआरई 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी ढांचा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। हाँ, अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ये भ्रम बहुत आम है, लेकिन परीक्षा के लिए ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ग्राम सभा को परिभाषित करते हैं। देखिए, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। सभी वयस्कों की? हाँ। इसमें एक गांव भी हो सकता है या एक से ज्यादा गांव भी शामिल हो सकते हैं? तो क्या गांव का हर व्यक्ति, हर नागरिक इसका सदस्य होता है? यहीं पर सबसे बड़ा पेच है। एग्जाम के लिए याद रखिए, गांव का हर व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होता। अच्छा, तो सदस्यता के लिए क्या शर्तें हैं? इसकी 3 स्पष्ट शर्तें हैं। पहली, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष। दूसरी शर्त, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम बात, उसका नाम गांव की मतदाता सूची में होना चाहिए। मतलब वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है। एकदम सही। अगर कोई 18 साल का है पर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं है। ये बहुत ही बारीक पॉइंट है। तो अगर ये ग्राम सभा है तो फिर ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत एक चुनी हुई संस्था है। चुनी हुई संस्था। इसका गठन कैसे होता है? पूरे पंचायत क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। बिल्कुल। हर वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसे वार्ड पंच कहते हैं। और सरपंच? पूरे पंचायत क्षेत्र के मतदाता मिलकर पंचायत के मुखिया को चुनते हैं, यानी सरपंच को। हाँ, तो सरपंच और वार्ड पंच मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन नोट्स में एक और पद का जिक्र है जो चुनाव से नहीं आता। हाँ, ग्राम सचिव या ग्राम पंचायत सेक्रेटरी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। ये एक बीपीएससी टीआरई 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सचिव का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता। तो ये पद कैसे भरा जाता है? इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। मतलब ये एक सरकारी कर्मचारी है? एकदम सही। और ये केवल ग्राम पंचायत का नहीं बल्कि ग्राम सभा का भी सचिव होता है। अच्छा, दोनों का सचिव। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम है बैठक बुलाना और उन बैठकों में जो भी चर्चा या निर्णय होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना। तो ये सिस्टम में पारदर्शिता और निरंतरता लाता है। बिल्कुल। अब जब पारदर्शिता की बात आ ही गई है तो ग्राम सभा की असली शक्ति पर बात करते हैं। हाँ, ग्राम सभा की भूमिका। नोट्स में ग्राम सभा को पंचायत की आंख कहा गया है। द आई ऑफ द सभा। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि ये चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है। मतलब सरपंच और पंचों पर। हाँ, ये पैसों का दुरुपयोग रोकती है और पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। लेकिन जमीन पर ये कैसे काम करता है? क्या लोग सच में सवाल पूछते हैं? इसके लिए नोट्स में एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी दी गई है। वो गरीबी रेखा वाली बीपीएल सूची की केस स्टडी? बिल्कुल। स्थिति ये थी कि ग्राम सभा की बैठक में बीपीएल सूची पढ़ी जा रही थी। और सूची में नटवर और बिरजू का नाम था? हाँ, जबकि गांव के लोग जानते थे कि नटवर के पास रंगीन टीवी है और बिरजू के पास काफी जमीन है, फिर भी उनका नाम गरीबी रेखा की सूची में था। और दूसरी तरफ ओम प्रकाश था। हाँ, ओम प्रकाश एक भूमिहीन मजदूर था जिसके पास गुजारे का कोई साधन नहीं था, लेकिन उसका नाम सूची से गायब था। यही अन्याय था। शुरुआत में सब चुप थे, लेकिन फिर ग्राम सभा ने अपनी शक्ति दिखाई। लोगों ने आवाज उठाई। बिल्कुल। सदस्यों ने पूछा कि नटवर और बिरजू का नाम सूची में क्यों है और ओम प्रकाश का क्यों नहीं। तो इसका नतीजा क्या निकला? सरपंच ने क्या किया? ग्राम सभा के दबाव में सरपंच को आदेश देना पड़ा। क्या आदेश? कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय की पुनः जांच की जाए और अगर वो गरीब है तो उसका नाम जोड़ा जाए। बिल्कुल। ये साबित करता है कि ग्राम सभा गलतियों को सुधार सकती है, जवाबदेही तय कर सकती है। एकदम सही। अब पंचायत के कार्यों पर आते हैं। पंचायत आखिर काम क्या क्या करती है? इसके कई मुख्य कार्य हैं।
सबसे पहले निर्माण और रखरखाव। जैसे सड़कें और नालियां। हाँ, सड़कें, नालियां, स्कूल की इमारतें और पानी के स्रोत बनवाना। और इसके अलावा स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। टैक्स। हाँ, और रोजगार संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। नोट्स में निर्माण समितियों का भी जिक्र है। हाँ, कुछ राज्यों में कामों को बेहतर ढंग से करने के लिए निर्माण समितियां होती हैं। लेकिन इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। फंड के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला स्रोत क्या है? पहला है करों से मिलने वाला पैसा, जो घरों और बाजारों पर लगाया जाता है। बिल्कुल। दूसरा स्रोत है सरकारी योजनाओं की राशि। ये फंड कहाँ से आता है? ये जनपद और जिला पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत को मिलता है। और तीसरा स्रोत? दान, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला डोनेशन। ये फंड व्यवस्था समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अब इस फंड का इस्तेमाल कैसे होता है, इसके लिए हरदास गांव की केस स्टडी देखते हैं। हरदास गांव, वहाँ पानी की बहुत भारी कमी थी ना? हाँ, वाटर स्कैसिटी। महिलाओं को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी तक। एग्जाम के लिए याद रखिए, नदी का नाम सुरू नदी था। तो इस समस्या का क्या समाधान निकाला गया? शुरुआत में तो लोगों ने अस्थायी उपाय सोचा, जैसे हैंडपंप गहरे करना। हाँ, और कुओं को साफ करना। लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं था। असली समाधान किसने दिया? ग्राम सभा के एक सदस्य ने, जिसका नाम अनवर था। अनवर ने क्या सुझाव दिया? उसने जल संवर्धन यानी वाटरशेड डेवलपमेंट का सुझाव दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जल संवर्धन में मुख्य रूप से 3 चीजें की जाती हैं। वो क्या है? पहला, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, ताकि पानी जमीन में रिस सके। हाँ। दूसरा, पानी के बहाव को रोकने के लिए चेक डैम बनाना। छोटे बांध। और तीसरा, टंकियां बनाना। तो इसका परिणाम क्या हुआ हरदास गांव में? परिणाम बहुत शानदार था। बंजर जमीन हरे भरे मैदान में बदल गई। भूजल स्तर ऊपर आ गया। एकदम। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि पंचायत सही तरीके से काम करे तो क्या हो सकता है। अब जरा इस पूरे सिस्टम के ढांचे को समझते हैं। पंचायती राज के 3 स्तर। हाँ, यह एक त्रिस्तरीय पिरामिड संरचना है। गांव के स्तर पर तो ग्राम पंचायत हो गई। बिल्कुल। और उसके ऊपर ब्लॉक स्तर पर होती है जनपद पंचायत, जिसे पंचायत समिति भी कहते हैं। हाँ, और सबसे ऊपर जिला स्तर पर क्या होता है? जिला परिषद। एकदम सही, जिला परिषद। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य काम है जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाना और पंचायत समितियों की मदद से फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना। हाँ, ग्राम पंचायतों को राशि का वितरण करना। ये पैसों का मुख्य केंद्र है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, हर राज्य के अपने पंचायत कानून होते हैं। मतलब ये हर जगह बिल्कुल एक जैसा नहीं है। हाँ, बुनियादी ढांचा वही है, लेकिन कानून राज्य बनाते हैं। अब एक बहुत ही सकारात्मक तथ्य की बात करते हैं, पुरस्कारों की। निर्मल ग्राम पुरस्कार। हाँ, 2005 में पुरस्कार दिया गया था ना? एग्जाम के लिए याद रखिए, ये 2005 में दिया गया था। किसे मिला था ये? महाराष्ट्र के 2 पंचों को, उनके उत्कृष्ट काम के लिए। पंचायत में बेहतरीन काम करने के लिए। ये बहुत प्रेरणादायक है। बिल्कुल। तो अब परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे मुख्य बिंदुओं का एक त्वरित सारांश ले लेते हैं। क्विक रिकैप। हाँ, पहला पॉइंट, सचिव सरकार द्वारा नियुक्त होता है, जबकि सरपंच जनता द्वारा निर्वाचित होता है। एकदम स्पष्ट। दूसरा, हरदास गांव की पानी की समस्या सुरू नदी से जुड़ी थी। सुरू नदी याद रहेगा। तीसरा, जल संवर्धन में चेक डैम और पेड़ लगाना शामिल है। वाटरशेड डेवलपमेंट। चौथा, ओम प्रकाश वह भूमिहीन मजदूर था जो बीपीएल सूची से वंचित था, जिससे ग्राम सभा की शक्ति साबित हुई। और 5वां पॉइंट, जिला परिषद ग्राम पंचायतों को राशि का वितरण करती है। ये सारांश बहुत ही सटीक था। परीक्षा के लिए ये तथ्य बहुत काम आएंगे। आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि पंचायती राज सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा नहीं है। हाँ, ये आम लोगों के हाथ में सत्ता की असली चाबी है। अंत में जो भी इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विचार छोड़ने का समय है। एक विचारोत्तेजक प्रश्न। हाँ, आज हमने देखा कि ग्राम सभा कैसे एक स्थानीय स्तर पर तुरंत जवाबदेही तय कर सकती है। बिल्कुल, जैसे ओम प्रकाश के मामले में हुआ। जरा सोचिए, यदि इसी तरह की प्रत्यक्ष और त्वरित जवाबदेही राज्य या राष्ट्रीय स्तर की सरकारों में भी लागू की जा सके, जहाँ जनता सीधे बड़े फैसलों की समीक्षा कर सके, तो क्या हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार के स्वरूप में कोई बुनियादी बदलाव आ सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस गंभीर सवाल के साथ ही हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है।
आज का जो विषय है वो खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी टीआरई 4 जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और साथ ही ये उन सभी के लिए भी जरूरी है जो ये समझना चाहते हैं कि भारत के गांवों का असली प्रशासन कैसे काम करता है। बिल्कुल। तो आज के हमारे जो स्रोत हैं वो मूल रूप से कक्षा 6 की एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की किताब के अध्याय गांव का प्रशासन पर आधारित हैं। हम अक्सर शहरों के बारे में बहुत बात करते हैं, ट्रैफिक की, नगर निगम की। लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी गांवों में रहती है। सही कहा। और वहां का प्रशासनिक ढांचा कैसे काम करता है, जमीन के झगड़ों से लेकर पुलिस थाने तक, पर्दे के पीछे कौन सी व्यवस्था है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझना केवल परीक्षा के तथ्यों को रटने के बारे में नहीं है। बीपीएससी टीआरई 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये समझना होगा कि भारत के गांवों का वास्तविक ढांचा रोजमर्रा के स्तर पर आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इस चर्चा में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आने वाली हैं। मतलब कैसे लोहे की एक लंबी जंजीर सदियों से गांवों के विवाद सुलझाती आ रही है। हाँ, और साल 2005 में आए कानून ने कैसे भारत के गांवों में महिलाओं की स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सब बहुत ही रोचक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी समाज की सबसे बुनियादी जरूरत की, कानून और व्यवस्था, और इसमें पुलिस का कार्यक्षेत्र कैसे तय होता है। जब भी गांव में कोई विवाद होता है, चाहे वो चोरी हो, दुर्घटना हो या मारपीट, तो सबसे पहला कदम पुलिस थाने जाना ही होता है। जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ कार्यक्षेत्र या कहें कि जुरिस्डिक्शन की जो अवधारणा है वो बहुत सख्त है। एग्जाम के लिए याद रखिए कि हर पुलिस थाने का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत केवल उसी थाने में दर्ज करा सकता है जिसके अंतर्गत उसका गांव या उसका क्षेत्र आता है। बिल्कुल, किसी अन्य क्षेत्र के थाने में मामला दर्ज नहीं हो सकता। पर एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या इतनी सख्त भौगोलिक सीमाएं कभी-कभी आम इंसान के लिए परेशानी नहीं बन जाती? मान लीजिए कोई घटना 2 गांव के बिल्कुल बॉर्डर पर हुई है, तो लोग तो सोचेंगे ना कि जो थाना पास है वहीं चले जाएं। हाँ, ये अक्सर होता है। लेकिन इस कठोरता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जवाबदेही तय करना। अगर कार्यक्षेत्र लचीले कर दिए जाएं, तो पुलिस थानों के बीच जिम्मेदारी टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। अच्छा, मतलब एक थाना कह सकता है कि ये हमारे इलाके का मामला नहीं है, आप दूसरे थाने जाइए। एकदम सही। जब सीमाएं नक्शे पर स्पष्ट होती हैं, तो उस क्षेत्र के एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर की ये सीधी जिम्मेदारी बन जाती है, जिसे हम आम बोलचाल में थानेदार कहते हैं। जी। पुलिस का प्राथमिक दायित्व लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करने, लिखित रूप से शिकायतें दर्ज करना जिसे हम एफआईआर कहते हैं, और कानूनी कार्रवाई करना है। लेकिन यहाँ स्रोत में एक बहुत बड़ा एक अहम मोमेंट है। हाँ। अक्सर गांव में जो झगड़े होते हैं वो जमीन या मेड़ को लेकर होते हैं। हाँ, जमीन के विवाद सबसे आम है। तो जब मामला थाने पहुंचता है तो पुलिस विभाग का काम केवल अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। जमीन के रिकॉर्ड रखना या ये तय करना कि जमीन किसकी है, ये उनका काम बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर बीपीएससी टीआरई 4 के कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। पुलिस ये तय नहीं कर सकती कि किस किसान का खेत कहाँ खत्म होता है, क्योंकि उनके पास जमीन का कोई रिकॉर्ड या नक्शा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक अलग ही व्यवस्था बनाई गई है, जो है राजस्व विभाग। तो अगर पुलिस जमीन का फैसला नहीं कर सकती तो विवाद कैसे सुलझेगा? यहाँ प्रवेश होता है ग्रामीण प्रशासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी का, पटवारी। पटवारी का पद जमीनी स्तर पर बहुत शक्तिशाली होता है। अलग अलग राज्यों में इन्हें लेखपाल, कानूनगो या कर्मचारी भी कहा जाता है। तो पटवारी का मुख्य काम क्या होता है? सिर्फ टैक्स लेना? नहीं, केवल वो नहीं। मुख्य काम किसानों से भूमि कर या लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना तो है ही, लेकिन साथ ही सरकार को अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की जानकारी देना। हाँ। और रिकॉर्ड अपडेट करना भी है। रिकॉर्ड अपडेट करना मतलब जैसे अगर किसी किसान ने फसल बदल ली या नया कुआं खुदवा लिया। हाँ, अगर खेत में सरसों की जगह गेहूं बो दिया गया है, तो वो जानकारी पटवारी के रिकॉर्ड में जानी चाहिए। ये तो बहुत बारीकी का काम है। हाँ। अब उस विवाद पर वापस आते हैं जिसके कारण पुलिस बुलानी पड़ी थी। हाँ। यहाँ एक शब्द का जिक्र बार बार आता है, मेड़। जी, मेड़। ये मेड़ असल में 2 खेतों को अलग करने वाली मिट्टी की एक छोटी सीमा होती है। और मेड़ खिसकाना आपसी विवादों का बहुत बड़ा कारण होता है। बिल्कुल।
एक किसान सोचता है कि मैं थोड़ी सी मेड़ आगे कर लूं तो मेरी जमीन बढ़ जाएगी, और यहीं से झगड़ा शुरू होता है। तो इस झगड़े का निर्णायक समाधान कैसे होता है? पटवारी ऐसा क्या करता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है? यहीं पर वो चीज काम आती है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, लोहे की एक लंबी जंजीर। इसे तकनीकी भाषा में जरीब कहा जाता है। जरीब, ये शब्द बहुत दिलचस्प है। एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि जमीन नापने के लिए इस्तेमाल होने वाली जंजीर को क्या कहते हैं, तो याद रखिए जरीब। तो पटवारी इस जरीब से क्या करता है? पटवारी इसी जरीब से खेत पर जाकर जमीन नाप कर देखता है। उसके पास गांव का सरकारी नक्शा होता है, वो नाप का मिलान नक्शे से करता है। अगर वो दोनों मेल नहीं खाते तो तुरंत पता चल जाता है कि मेड़ खिसकाई गई है, और इससे विवाद हमेशा के लिए सुलझ जाता है। लेकिन पटवारी ये सब जानकारी, ये सारी डिटेल्स कहाँ लिखता है? इसके लिए कोई खास रजिस्टर होता होगा? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर है जिसे खसरा रिकॉर्ड कहते हैं। खसरा रिकॉर्ड, इसमें क्या क्या दर्ज होता है? इसमें जमीन का बहुत विस्तृत विवरण होता है। ये सिर्फ मालिक का नाम और क्षेत्रफल, जो कि हेक्टेयर में होता है, सिर्फ यही नहीं बताता। इसमें यह भी दर्ज होता है कि कौन सी फसल उगाई गई है और सिंचाई के साधन क्या है। मतलब अगर कोई कुआं है तो क्या वो भी लिखा होगा? बिल्कुल, कुआं चालू है या बंद पड़ा है, ये जैसी बारीक जानकारियां भी खसरा रिकॉर्ड में दर्ज होती हैं। ये तो बहुत ही विस्तृत डेटाबेस है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर पटवारी के पास इतनी सारी जानकारी और इतनी ताकत है तो उसके ऊपर भी तो कोई निगरानी रखने वाला होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और प्रशासन में इसके लिए एक पूरा पदानुक्रम या कहें हायरार्की होती है। पूरे देश के राजस्व ढांचे को अगर हम बड़े परिदृश्य में देखें तो सभी राज्य जिलों में बटे हैं, और जिले का प्रमुख जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। सही कहा, लेकिन जिला बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसे उपखंडों में बांटा जाता है। हाँ। जिन्हें तहसील या तालुका कहते हैं। और यहीं पर तहसीलदार की भूमिका आती है ना? जी, तहसीलदार तहसील का राजस्व अधिकारी होता है। जी। तो सीढ़ी इस तरह बनती है, सबसे नीचे ग्राम स्तर पर पटवारी, उसके ऊपर तहसीलदार और सबसे ऊपर जिलाधिकारी। तो तहसीलदार के दिलचस्प कार्य क्या क्या हैं? वो सिर्फ पटवारी के काम का सुपरविजन करता है? सुपरविजन तो करता ही है। वो ये देखता है कि पटवारी रिकॉर्ड सही से रख रहा है या नहीं और राजस्व इकट्ठा हो रहा है या नहीं। इसके अलावा वो जमीन से जुड़े विवादों की सुनवाई भी करता है। एक तरह से वो राजस्व मामलों का जज हो गया। बिल्कुल। और यहाँ बीपीएससी टीआरई 4 के विद्यार्थियों के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। विद्यार्थियों को जो जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, वे भी तहसीलदार द्वारा ही किए जाते हैं। अच्छा, ये बहुत ही रोचक बात है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये किसी और विभाग का काम होगा, लेकिन चूंकि वंशावली और पीढ़ियों का जमीनी रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास होता है, इसलिए ये काम तहसीलदार का है। एकदम सही लॉजिक है इसका। अब तक हमने जो ढांचा समझा है वो काफी पुराना और पारंपरिक लग रहा है, लेकिन समय के साथ इसमें आधुनिकीकरण और सामाजिक बदलाव भी तो आए होंगे। बहुत बड़े बदलाव आए हैं। सबसे पहले तो अधिकारों की बात करते हैं। किसानों को अब ये अधिकार है कि वे एक निर्धारित प्रशासनिक शुल्क देकर अपने जमीन के रिकॉर्ड और नक्शे की नकल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उन्हें अब किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ये रिकॉर्ड अब आसानी से उपलब्ध है। हाँ, अब तो ये पंचायत दफ्तर में भी उपलब्ध कराए जाते हैं। और आधुनिक बदलावों की बात करें तो कई राज्यों में इन रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। कंप्यूटरीकृत होने से हेराफेरी की गुंजाइश कम हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार है। लेकिन एक और सुधार है जिसने समाज की नींव को ही बदल कर रख दिया। साल 2005 का एक कानून। हाँ, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। इसे हम गेम चेंजर कह सकते हैं। इस कानून से पहले क्या स्थिति थी? अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो पहले पैतृक जमीन में केवल बेटों को हिस्सा मिलता था। महिलाओं को, चाहे वो बेटी हो या पत्नी, जमीन के मालिक के रूप में नहीं देखा जाता था। ये तो बहुत बड़ा लैंगिक भेदभाव था। एक महिला जीवन भर खेत में काम करती है, लेकिन जमीन के कागजों पर उसका कोई नाम नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन 2005 के इस अधिनियम ने इस भेदभाव को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। नया कानूनी सूत्र बहुत ही सीधा है। बेटा, बेटी और माँ तीनों को पैतृक जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। ये पूरे देश में लागू है? हाँ, ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान रूप से लागू है। इसका सामाजिक प्रभाव तो बहुत गहरा पड़ा होगा। स्रोत में एक महिला का उदाहरण दिया गया है, सुधा का। जी, सुधा का उदाहरण बहुत प्रासंगिक है। जब महिलाओं के नाम पर जमीन होती है तो यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है।
सुधा अब निश्चिंत होकर खेती कर सकती हैं। उसे पता है कि अगर कोई मुश्किल आती है तो उसके पास अपने जमीन का कानूनी हक है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये सशक्तिकरण का सबसे बड़ा साधन है। एकदम सही। हमने पुलिस, पटवारी, तहसीलदार और जमीन के कानूनों की बात कर ली, लेकिन एक गांव सिर्फ जमीन और झगड़ों से तो नहीं चलता। वहां का एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम होता है। बिल्कुल। गांव के प्रशासन में जमीन के अलावा और भी कई सार्वजनिक सेवाएं हैं जो रोजमर्रा के जीवन को चलाती हैं। एग्जाम में अक्सर इन सेवाओं के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे खाद्य सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? खाद्य सुरक्षा के लिए राशन की दुकानें होती हैं। और अगर किसी किसान को बीज या खाद खरीदने के लिए लोन चाहिए? उसके लिए वित्तीय सेवाएं हैं, जैसे गांव के बैंक और डाकघर। इसके अलावा बच्चों के लिए भी कुछ होता होगा। हाँ, बाल विकास और शुरुआती पोषण के लिए आंगनवाड़ी और बालवाड़ी काम करते हैं। और शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल होते हैं। और स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या पीएचसी होते हैं। और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादक समितियां भी काम करती हैं। तो ये सब मिलकर एक गांव को एक आत्मनिर्भर इकाई बनाते हैं। मतलब एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था को सहारा दे रही है। यही तो इस अध्याय का मुख्य निष्कर्ष है। गांव का प्रशासन एक बेहद व्यवस्थित तंत्र है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं कि थानेदार का काम अपराध नियंत्रण है, जबकि पटवारी और तहसीलदार का काम जमीन और राजस्व से जुड़ा है। हर किसी की अपनी एक तय जिम्मेदारी है। और साथ ही 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे बदलाव ये भी दिखाते हैं कि हमारी ये प्रशासनिक व्यवस्था समय के साथ कितनी प्रगतिशील हो रही है। बिल्कुल। अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने लायक बात दिमाग में आती है। सदियों से जो व्यवस्था चली आ रही है, पटवारी, मेड़ और खसरा रजिस्टर की, वो अब तेजी से डिजिटल हो रही है। हाँ, कंप्यूटरीकृत हो रही है। तो ऐसे में ये सोचना बहुत रोमांचक है कि जब गांव के सारे भूमि अभिलेख पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएंगे और जमीन नापने के लिए लोहे की जरीब की जगह सैटेलाइट मैपिंग या ड्रोन का इस्तेमाल होने लगेगा, तो क्या होगा? वही तो क्या इससे भारत के गांव की जो पुरानी सत्ता संरचनाएं हैं, जो पावर डायनामिक्स हैं और जो पारंपरिक सीमा विवाद हैं, उनमें हमेशा के लिए कोई बुनियादी बदलाव आ जाएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जाहिर है तकनीक पारदर्शिता लाएगी, लेकिन समाज इसे कैसे अपनाएगा ये देखना बाकी है। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सब आगे खोज कर सकते हैं और सोच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की गहन चर्चा करने वाले हैं। जी, और ये चर्चा NCERT कक्षा 6 राजनीति विज्ञान के अध्याय 7 पर केंद्रित होगी। हाँ, जिसका शीर्षक है नगर प्रशासन। देखिए, ये पूरा विश्लेषण सीधे तौर पर BPSC TRE 4 परीक्षा की अध्ययन सामग्री और स्लाइड्स पर आधारित है। बिल्कुल, मतलब ये कोई सामान्य बातचीत नहीं है। जी, यह शहर कैसे काम करते हैं इसे समझने का एक सीधा प्रयास है। और परीक्षार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण तथ्यों का एक बेहतरीन रिवीजन है जो बिना किसी लंबे लेक्चर के दिमाग में बैठ जाएगा। तो शुरुआत गांव और शहर के बुनियादी अंतर से करते हैं। गांव और शहर में बड़ा फर्क होता है। शहर काफी बड़े और फैले हुए होते हैं। शहर में भीड़-भाड़ वाले बाजार होते हैं, चौड़ी गलियां होती हैं, बिजली और पानी की सुविधाएं होती हैं और बड़े अस्पताल भी होते हैं। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए प्रशासनिक संस्थाएं होती हैं। BPSC TRE 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। प्रशासनिक संस्थाओं का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। एग्जाम के लिए याद रखिए कि बड़े शहरों में प्रशासन का काम नगर निगम संभालता है। नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उदाहरण के लिए पुणे और दिल्ली का नगर निगम। और छोटे कस्बों में ये प्रशासनिक कार्य? छोटे कस्बों में प्रशासन का कार्य नगर पालिका करती है। नगर पालिका यानी म्युनिसिपल काउंसिल। अब नगर प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारियों पर आते हैं। इनकी जिम्मेदारियां बहुत स्पष्ट हैं। सड़कों पर रोशनी का प्रबंध करना, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा सुनिश्चित करना। इसके अलावा स्कूल, अस्पताल और डिस्पेंसरी चलाना भी शामिल है। इतने बड़े शहर का प्रशासन एक साथ नहीं चल सकता। बिल्कुल, इसीलिए शहर का विभाजन किया जाता है। पूरे शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। वार्ड व्यवस्था। हर वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है जिसे निगम पार्षद कहा जाता है। वार्ड काउंसलर। एग्जाम के लिए याद रखिए, ये एक निर्वाचित पद है, इलेक्टेड। हाँ, जनता हर वार्ड से एक पार्षद चुनती है। पार्षद सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं।
अगर वार्ड के अंदर कोई समस्या है तो पार्षद उसे सुलझाते हैं, जैसे कोई तार लटक रहा हो, या फिर स्ट्रीट लाइट खराब हो गई हो तो उसे ठीक कराना पार्षद का ही काम है। प्रशासनिक संरचना में शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है ये समझना जरूरी है। प्रशासन में काम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा होता है, विधायी कार्य और कार्यकारी कार्य। विधायी कार्य यानी निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, ये काम पार्षद और समितियां करती हैं। ये बजट बनाते हैं। और शहर की जरूरतों को सामने रखते हैं। ये एक निर्वाचित वर्ग है। दूसरा हिस्सा है कार्यकारी कार्य। कार्यकारी कार्य यानी निर्णयों को लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन। ये काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त यानी कमिश्नर। बीपीएससी टीआरई 4 लेख इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें सबसे बड़ा अंतर है। आयुक्त और कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। नियुक्त यानी अपॉइंटेड, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। अब बजट प्रक्रिया की बात करते हैं। सभी वार्डों के पार्षद मिलकर एक बजट बनाते हैं और शहर का पैसा इसी बजट के अनुसार खर्च किया जाता है। जटिल निर्णय विशेष समितियों द्वारा लिए जाते हैं, जैसे बाजार की सफाई का निर्णय, बस स्टैंड में सुधार और उद्यानों यानी पार्कों का रखरखाव। नगर निगम की आय के स्रोत क्या हैं? इतना बड़ा ढांचा चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? आय का सबसे बड़ा हिस्सा संपत्ति कर है, प्रॉपर्टी टैक्स। एग्जाम के लिए याद रखिए, संपत्ति कर निगम की कुल आय का 25 से 30% होता है। नियम बहुत सीधा है, घर जितना बड़ा होगा कर भी उतना ही ज्यादा होगा। इसके अलावा अन्य कर भी होते हैं, जैसे शिक्षा कर, दुकानों और होटलों पर लगने वाला व्यापार कर, मनोरंजन कर जैसे सिनेमा टिकट पर, और पानी तथा अन्य सुविधाओं पर लगने वाला कर। कचरा प्रबंधन में एक नई वास्तविकता सामने आई है, निजीकरण। पैसा बचाने के लिए नगर निगम अब निजी ठेकेदारों को काम पर रखता है। कचरा उठाने और उसे ठिकाने भगाने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। इसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहा जाता है। इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अब सरकारी कर्मचारियों की जगह निजी कंपनियां काम करती हैं। वेतन कम मिलता है और नौकरियां अस्थायी होती हैं, टेम्पररी। सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कर्मचारियों के पास सुरक्षा साधन नहीं होते, सेफ्टी गियर नहीं होते, और काम के दौरान घायल होने पर उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता। आम नागरिक अपनी शिकायत कैसे सुलझाते हैं? इसके लिए स्रोतों में गंगाबाई की केस स्टडी दी गई है। शिकायत निवारण का एक क्रम होता है। इस फ्लो को समझना जरूरी है। सबसे पहले जनता अपने वार्ड पार्षद के पास जाती है, फिर पार्षद और जनता मिलकर आयुक्त के पास पहुंचते हैं, और अंततः काम सफाई अभियंता यानी सैनिटेशन इंजीनियर तक जाता है। इस केस स्टडी में आयुक्त ने एक बहाना बनाया। आयुक्त ने कहा कि कचरा उठाने के लिए ट्रक कम है। इस पर गंगाबाई ने कड़ा तर्क दिया कि अमीर इलाकों के लिए तो ट्रक हैं। अंत में बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी मिलने के बाद शहर की सफाई नियमित हो गई। अगर सफाई न हो तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। इसका एक ऐतिहासिक सबक है 1994 का सूरत प्लेग। उस समय सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। कूड़ा नालियों और सड़कों पर पड़ा रहता था। स्रोतों के आधार पर स्पष्ट है कि प्लेग हवा के जरिए फैलता है। ये एक एयरबोर्न बीमारी है। इस महामारी के डर से लगभग 3 लाख लोगों ने शहर छोड़ दिया। कई मौतें भी हुईं। इसका परिणाम ये हुआ कि नगर निगम ने शहर की पूर्ण सफाई की, और आज सूरत चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है। स्वच्छता को लेकर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। अध्ययन सामग्री में दिए गए लोगों के अनुसार यह 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। कूड़े का अलगाव बहुत महत्वपूर्ण है। वेस्ट सेग्रीगेशन। डस्टबिन के रंगों का विज्ञान याद रखना जरूरी है। नीला कूड़ादान ये न गलने वाली चीजों के लिए है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक और कांच। हरा कूड़ादान ये गलने वाली चीजों के लिए है। बायोडिग्रेडेबल जैसे रसोई का कचरा। इसके बाद पुनर्चक्रण की प्रक्रिया आती है। रिसाइकलिंग। कागज, कांच और प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। अब पूरी चर्चा का एक त्वरित सारांश देख लेते हैं। चीट शीट। नगर निगम बड़े शहरों में होता है, नगरपालिका छोटे कस्बों में होती है। पार्षद निर्वाचित होता है, इलेक्टेड। आयुक्त नियुक्त होता है, अपॉइंटेड। एग्जाम के लिए याद रखिए, संपत्ति कर निगम की आय का 25 से 30% है। चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं। प्लेग 1994 में सूरत में फैला था। आज की इस गहन चर्चा को यहीं समेटते हैं। शहर का प्रशासन सिर्फ एक राजनीतिक ढांचा या परीक्षा का सिलेबस नहीं है। ये हमारी जीवन रक्षक प्रणाली है। सूरत की घटना याद दिलाती है कि एक अनसुलझी कचरे की समस्या कैसे एक महामारी बन सकती है। अगली बार जब कचरा अलग अलग डिब्बों में डाला जाए तो इस पूरे तंत्र के बारे में विचार किया जाना चाहिए। सड़क पर सफाई कर्मचारी को देखकर इस प्रशासनिक ढांचे की गंभीरता को समझना जरूरी है।
तथ्यों का विश्लेषण करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार और आज की इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास जो नोट्स है ना, वो उन सभी के लिए किसी खजाने से कम नहीं है जो बीपीएससी TRE4 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और आज का डीप डाइव सच में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, असल में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है उसका 8वां अध्याय यानी ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए सीधे इसके भीतर चलते हैं। एकदम। और हमारा आज का मकसद सिर्फ कहानियां सुनना नहीं है, हाँ, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को डिकोड करना है जो भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को चलाती है। हम यहाँ परीक्षा के लिए सबसे जरूरी जो एमसीक्यू तथ्य हैं उन्हें निकालेंगे। वही तो सबसे जरूरी है। अक्सर देखिए, जब हम गांव शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ खेतों और क्या कहते हैं ट्रैक्टर की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। पर आज के नोट्स हमें बताते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक बहुत ही जटिल और उलझा हुआ ताना बाना है। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। हमारे सुनने वालों को पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि हर एक बिंदु परीक्षा के लिए जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं भारत के दक्षिणी हिस्से से। हाँ, तमिलनाडु से। जी, आज के हमारे नोट्स हमें सबसे पहले तमिलनाडु के एक तटीय गांव कलपट्टू में ले जाते हैं। इसकी भौगोलिक और आर्थिक रूपरेखा बड़ी दिलचस्प है। और वहाँ की जो मुख्य फसल है वो धन है। गांव समुद्र तट के करीब है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और धान के अलावा यहाँ नारियल, कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। सही कहा आपने। पर कलपट्टू गांव के बारे में पढ़ते हुए जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान जाना चाहिए वो ये है कि वहां की एक बड़ी आबादी का खेती से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। यही वो बिंदु है जहां से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर साफ होती है। एक गांव को आत्मनिर्भर बनने के लिए सिर्फ अनाज की नहीं बल्कि बहुत सी सेवाओं की जरूरत होती है। यानी गैर कृषि कार्यों की एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। कलपट्टू में कुछ लोग टोकरी और घड़े बना रहे हैं, तो कुछ ईंटें और बैलगाड़ी तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा गांव को चलाने वाला सेवा क्षेत्र भी तो है, जैसे शिक्षक, नर्स, धोबी, नाई और साइकिल मैकेनिक। हाँ, और परीक्षा के लिए याद रखिए कि जब हम ग्रामीण आजीविका की बात करते हैं तो ये पूरा गैर कृषि और सेवा क्षेत्र उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसी स्थानीय अर्थव्यवस्था के बीच मुझे नोट्स में एक बहुत ही मजेदार शब्द मिला, टिफिन। हाँ, टिफिन। अब आम बातचीत में टिफिन का मतलब तो वो खाने का डिब्बा होता है जो हम दफ्तर ले जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु के संदर्भ में इस अध्याय ने टिफिन का एक बिल्कुल ही अलग मतलब बताया है। असल में यहाँ टिफिन का अर्थ उस स्थानीय खाद्य संस्कृति से है जो गांव में छोटे व्यवसायों को जन्म देती है। यानी हल्की फुल्की खाने पीने की चीजें जिसे हम स्नैक्स कहते हैं। एकदम सही। नोट्स में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वहाँ सुबह के टिफिन में इडली, डोसा और उपमा परोसा जाता है। और शाम के टिफिन में वड़ा, बोंडा और मैसूर पाक जैसी चीजें। हाँ, और ये केवल एक सांस्कृतिक जानकारी नहीं है, ये परीक्षा के नजरिए से एक सीधा तथ्य है। गांव की चाय नाश्ते की दुकानों पर यह टिफिन बिकता है जिससे कई परिवारों की आजीविका चलती है। बिल्कुल। और बीपीएससी TRE4 इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में इसे ध्यान में रखना चाहिए। टिफिन की बातें तो काफी स्वादिष्ट हैं, पर जब हम कलपट्टू गांव के खेतों की तरफ मुड़ते हैं तो वहां की तस्वीर शायद इतनी मीठी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वहाँ किसानों और मजदूरों का एक बहुत ही स्पष्ट वर्गीकरण पेश किया गया है। हाँ, नोट्स में 3 अलग-अलग चेहरों के माध्यम से ये पूरी कहानी बताई गई है। जी। सबसे पहले तुलसी का जिक्र आता है, जो कि एक भूमिहीन खेतीहर मजदूर है। जी। उसकी दिनचर्या देखकर समझ आता है कि ग्रामीण जीवन की असली कठोरता क्या है। वो रामालिंगम नाम के एक बड़े किसान के खेत में काम करती है। और दिन भर की हाथ तोड़ मेहनत के बाद उसे मिलता क्या है? शायद मात्र 40 रुपए प्रतिदिन। जी। सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक काम करने के बाद। हाँ, ये राशि निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी काफी कम है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये काम भी उसे साल भर नहीं मिलता, क्योंकि खेती एक मौसमी यानी सीजनल गतिविधि है। बिल्कुल। तुलसी को केवल रोपाई, निराई और कटाई के समय ही कुछ महीनों का रोजगार मिल पाता है। और ऐसा भी नहीं है कि खेत से लौटने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। हाँ, घर का सारा अवैतनिक काम या अनपेड वर्क भी उसी के जिम्मे है। जंगल से जलावन की लकड़ी लाना, 1 किलोमीटर दूर जाकर बोरवेल से पीने का पानी भरकर लाना,
उसका पति रमन भी खेतों में कीटनाशक छिड़कने का काम करता है। और जब खेत में काम नहीं होता तो वो नदी से बालू या पत्थर ढूंढने का काम करता है। अब देखिए, अगर हम इस केस स्टडी को पूरे देश के आंकड़ों से जोड़ें तो तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है। हाँ, नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांख्यिकीय तथ्य दिया गया है जिसे परीक्षार्थियों को उंगलियों पर याद रखना चाहिए। भारत में 5 में से 2 ग्रामीण परिवार, यानी लगभग 40% परिवार तुलसी की तरह ही खेतियार मजदूर हैं। 40%, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इनमें से कुछ के पास जमीन के बहुत छोटे टुकड़े हैं और ज्यादातर के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। अपनी कमाई के लिए ये पूरी तरह से दूसरों के खेतों पर आश्रित हैं। और जब गांव में काम नहीं मिलता तो आजीविका की तलाश में इन्हें शहरों की तरफ जाना पड़ता है, जिसे मौसमी पलायन या सीजनल माइग्रेशन कहा जाता है। बिल्कुल सही। अब भूमिहीन मजदूरों के बाद नोट्स हमें सेकर की तरफ ले जाते हैं। सेकर को हम छोटा किसान कह सकते हैं, जिसके पास लगभग 2 एकड़ जमीन है। हाँ, अब देखने में तो लगता है कि जिसके पास अपनी जमीन है वो सुरक्षित होगा। सेकर के पास बाहर से मजदूर बुलाने के पैसे नहीं है, इसलिए उसका पूरा परिवार ही खेत में लगा रहता है। पर यहाँ एक समस्या आती है। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी कि मैंने नोट्स में देखा कि सेकर बैंक के बजाय गांव के एक व्यापारी से कर्ज ले रहा है। ऐसा क्यों? बैंक से लोन लेना तो ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए ना? यही वो जगह है जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी खामी उजागर होती है। यहाँ मामला सच में दिलचस्प हो जाता है। बैंक से लोन लेने के लिए कागजी कार्रवाई, गारंटी या गिरवी रखने के लिए संपत्ति की जरूरत होती है, जो छोटे किसानों के पास अक्सर नहीं होते। एकदम। दूसरी तरफ गांव का व्यापारी तुरंत बीज और खाद के लिए उधार दे देता है, लेकिन इस उधार की कीमत बहुत भारी होती है। शर्त ये होती होगी कि फसल बाजार भाव पर नहीं बेच सकते। बिल्कुल। ऋण की शर्त ये होती है कि फसल तैयार होने पर सेकार उसे खुले बाजार में या मंडी में ऊंचे दाम पर नहीं बेच सकता। उसे अपनी फसल उसी व्यापारी को कम दाम पर बेचनी पड़ती है। ये शोषण का पहला चरण है। तो एक तरह से व्यापारी ने बीज देकर फसल की कीमत पहले तय कर दी। किसान अपनी ही मेहनत की फसल का सही दाम नहीं मांग सकता। हाँ, और क्योंकि शेखर के 2 एकड़ खेत की उपज केवल 8 महीने तक ही उसके परिवार का पेट पाल सकती है, बाकी के 4 महीनों के लिए उसे अतिरिक्त आय की जरूरत होती है। इसलिए उसे उसी रामालिंगम की चावल मिल में काम करना पड़ता है। रामालिंगम जो बड़ा किसान है और अपनी गाय का दूध स्थानीय सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेचना पड़ता है ताकि रोजमर्रा का खर्च निकाल सके। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस पूरी व्यवस्था के शीर्ष पर आते हैं रामालिंगम जैसे बड़े किसान, जिनके पास कलपट्टू गांव में 20 एकड़ जमीन है। 20 एकड़। शेखर और तुलसी के विपरीत रामालिंगम खुद खेत में कुदाल नहीं चलाता। वो तुलसी जैसे दर्जनों मजदूरों को काम पर रखता है। और वो सिर्फ खेती पे निर्भर नहीं है। उसके पास गांव में एक चावल की मिल है, बीज और कीटनाशक की अपनी दुकान है, उसके पास पूंजी है और वो आसानी से बैंकों से बड़ा कर्ज ले सकता है। हाँ, यहाँ से एक बहुत ही जरूरी अनुपात या रेशो सामने आता है। 80 बनाम 20, 80 वर्सेस 20। भारत में किसानों का वर्गीकरण कुछ इस तरह है कि 80% किसान शेखर जैसे छोटे किसान हैं, जिनकी पैदावार मुश्किल से उनके अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाती हैं, जबकि केवल 20% किसान रामालिंगम जैसे बड़े किसान हैं। इन 20% बड़े किसानों का गांव की अधिकतर जमीन पर कब्जा होता है। और केवल जमीन ही नहीं, यही लोग गांव के अन्य व्यवसायों पर भी पूरा नियंत्रण रखते हैं, जैसे मिल, दुकान और सूद पर पैसा देना। ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही डायरेक्ट पॉइंट है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। शेखर की इस कहानी से एक बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही है। ये कर्ज का जाल मतलब डेट ट्रैप आखिर काम कैसे करता है? किसान एक बार कर्ज लेने के बाद उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? तो इसका पूरा मतलब क्या है? इस चक्कर को डिकोड करना बहुत जरूरी है। इसको इस तरह से समझिए। किसान इनपुट यानी बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए ऋण लेता है। उसके बाद जोखिम आता है, जैसे सूखा या फसल खराब होना। बिल्कुल। खेती पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। फसल बर्बाद होती है तो किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता है और फिर नया कर्ज लेना पड़ता है। हाँ, और नया कर्ज उस पर जुड़ जाता है। ये कर्ज का बोझ बन जाता है। नोट्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि यही कर्ज का बोझ भारतीय किसानों की विपदा और आत्महत्याओं का मुख्य कारण है। ये परीक्षा के लिए एक
बहुत ही जरूरी वैचारिक बिंदु है। और ये सिर्फ अर्थशास्त्र का सिद्धांत नहीं, एक भारी सामाजिक त्रासदी है। सच में ये जानकारी झकझोर देने वाली है। चलिए अब हम अपना भौगोलिक परिदृश्य बदलते हैं, क्योंकि शेखर की समस्या सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। मध्य भारत में खेती के अलावा लोग और क्या कर रहे हैं? देखिए, मध्य भारत में पूरक आय या सप्लीमेंट्री इनकम के साधन बहुत अहम हो जाते हैं। खेती के अलावा जंगल और पशुपालन आय का मुख्य साधन है। हाँ, नोट्स में उनका जिक्र है। परीक्षा के लिए एमसीक्यू तथ्य गिनते हैं। जंगल से महुआ बिनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना और शहद निकालना। और सहकारी समिति को दूध बेचना भी एक अहम जरिया है। ये सब जीवन यापन के लिए बेहद जरूरी हैं। अब यहाँ से हम सीधे पूर्वोत्तर भारत, नागालैंड के पहाड़ियों की तरफ चलते हैं। नागालैंड का जिक्र आता है तो वहाँ की एक खास केस स्टडी है। हाँ, फैजिक जिले का चिजामी गांव। वहाँ सीढ़ीनुमा खेती यानी टेरेस फार्मिंग की जाती है। चिजामी गांव में मुख्य रूप से चखेसांग समुदाय के लोग रहते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से इस समुदाय का नाम चखेसांग। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ी ढलानों पर साधारण तरीके से खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि बारिश का पानी मिट्टी को बहा ले जाएगा। इसलिए ये लोग पहाड़ी ढलानों को समतल सीढ़ियों में बदलते हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो किनारे ऊपर उठाते हैं ताकि पानी रुक सके। चावल की खेती के लिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और अनूठी बात है, उनकी सामाजिक व्यवस्था। 6 से 8 लोगों का एक समूह बनता है जो सामूहिक श्रम करता है। हाँ, वहाँ खेती व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, वो एक साथ काम करते हैं। अब पहाड़ों की इस खेती से निकलकर वापस लहरों की तरफ चलते हैं। कलपट्टू के पास एक और गांव है, पुदुपेट। वहां तो सिर्फ समुद्र पर आधारित अर्थव्यवस्था है। पुदुपेट पूरी तरह से मछुआरों का गांव है और वहां मछुआरों के उपकरण का जिक्र आता है, जिसे कैटमरान कहा जाता है। एक विशेष छोटी नाव जिसमें इंजन लगा होता है। और ये दिलचस्प है कि सुबह के समय जो नीलामी यानी ऑक्शन होती है वो महिलाएं करती हैं। पर मछुआरों का जीवन भी अनिश्चितताओं से भरा है, विशेषकर लीन सीजन में। ये लीन सीजन क्या होता है? नोट्स में बताया गया है कि मानसून के जो 4 महीने होते हैं वो मछुआरों के लिए लीन सीजन है, क्योंकि ये मछलियों का प्रजनन काल या ब्रीडिंग सीजन है। तो इस दौरान वो समुद्र में नहीं जा सकते? नहीं, और इसके आर्थिक प्रभाव को समझना जरूरी है। इन 4 महीनों में मछुआरे व्यापारी से उधार लेकर गुजारा करते हैं। और शर्त वही किसान वाली, मछली उसी व्यापारी को बेचनी पड़ेगी, खुली नीलामी नहीं होगी। हाँ, और नोट्स में सुनामी से हुए भारी आर्थिक नुकसान का भी संदर्भ दिया गया है, जिससे उनका कर्ज और बढ़ गया। तो हमने आज के इस डीप डाइव में ग्रामीण आजीविका के कई रूप देखे। कलपट्टू का धन और टिफिन, भारत के 80% छोटे किसान और उनका कर्ज का चक्कर, साथ ही नागालैंड के चिजामी गांव की चखेसंग जनजाति की सीढ़ीनुमा खेती। बिल्कुल, बीपीएससी टीआरई 4 के उम्मीदवारों को ये सभी तथ्य और फैक्ट चेक्स उंगलियों पर याद रखने चाहिए। आज की बात समाप्त करने से पहले मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जी। आज हमने देखा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रकृति के चक्र पर निर्भर है। हाँ, मॉनसून, पहाड़, जंगल पर जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के कारण ये चक्र अप्रत्याशित या अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, तो क्या छोटे किसानों और मछुआरों के कर्ज का ये बोझ भविष्य में एक ऐसा जाल नहीं बन जाएगा जिसे तोड़ना शायद असंभव हो जाए? ये सच में सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार करें, ऐसे ही सीखते रहें और तथ्यों की गहराई में जाते रहें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा पूरा ध्यान बीपीएससी टीआरई 4 राजनीति विज्ञान की परीक्षा पर है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि यह एक त्वरित और सटीक रिवीजन है। जी बिल्कुल, और हमारी चर्चा का एकमात्र आधार है कक्षा 6 की पुस्तक का अध्याय 9। इसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो हम सीधे उन तथ्यों पर बात करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। सही कहा, तैयारी में सटीकता सबसे जरूरी होती है। चलिए सीधे बुनियादी आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। भारत में 5000 से अधिक शहर हैं। हाँ, और 27 महानगर भी हैं। जब हम इन महानगरों की बात करते हैं तो परीक्षा के लिहाज से इनका पैमाना क्या होता है? एग्जाम के लिए याद रखिए, प्रत्येक महानगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। 10 लाख से अधिक? ठीक है। अब अहमदाबाद सर्वेक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जी,
शहर में काम करने वालों में से 12% लोग केवल सड़कों पर काम कर रहे हैं। और इस 12% वाले काम को स्वरोजगार कहा जाता है। बिल्कुल, ये स्वरोजगार है, इसमें कोई सुरक्षा नहीं होती। मतलब इन्हें कोई नियोक्ता वेतन नहीं देता। हाँ, और पुलिस द्वारा दुकान या ठेला हटाने का डर हमेशा रहता है। तो इतनी असुरक्षा के बावजूद लोग शहरों की ओर क्यों आते हैं? पुस्तक में बच्चू मांझी की केस स्टडी है। जी, वो बिहार के एक गांव से आया रिक्शा वाला है। तो गांव से शहर प्रवास का मुख्य कारण क्या है? बीपीएससी टीआरई 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। गांव से शहर प्रवास का मुख्य कारण भूमिहीनता और मौसमी बेरोजगारी है। यानी खेती का काम बंद होने पर लोग आते हैं। एकदम सही। और इस बीच शहरी क्षेत्र में एक नया रोजगार भी उभरा है, कॉल सेंटर। ये केंद्रीकृत दफ्तर होता है? हाँ, भारत में कॉल सेंटर अधिक होने के 2 ही मुख्य कारण हैं। पहला कारण है अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की मौजूदगी, और दूसरा कारण है कम वेतन पर उनकी उपलब्धता। अब बाजार की व्यवस्था को देखें तो वहां पक्की दुकानें होती हैं, ये स्थायी ढांचा होती हैं। एग्जाम के लिए याद रखिए, पक्की दुकानों का लाइसेंस नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है। सड़क वालों की तरह इन्हें पुलिस नहीं हटा सकती। बिल्कुल नहीं। तो बाजार बंदी का दिन कौन तय करता है? इसका उत्तर भी नगर निगम ही है। ये निर्णय दुकानदारों का अपना नहीं होता। रोजगार का तुलनात्मक विश्लेषण भी समझना बहुत जरूरी है। दफ्तर के स्थायी कर्मचारी की नौकरी नियमित और सुरक्षित होती है। इन्हें बुढ़ापे के लिए भविष्य निधि मिलती है। इसके साथ ही वार्षिक छुट्टियां और चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं। लेकिन इसके विपरीत अनियमित मजदूर को केवल काम की अधिकता होने पर ही बुलाया जाता है। सही कहा, ये काम पूरी तरह से मौसमी होता है। अध्याय अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण कीवर्ड है, लेबर चौक। ये वो जगह है जहां दिहाड़ी मजदूर काम के इंतजार में खड़े होते हैं। इस गहन चर्चा को आज यहीं समाप्त करते हैं। परीक्षा की सफलता के लिए इन सभी परिभाषाओं और तथ्यों का निरंतर रिवीजन आवश्यक है। समापन के लिए एक अंतिम विचार। शहरी आजीविका के 2 स्पष्ट पहलू हैं। एक तरफ दफ्तर की पूर्ण सुरक्षा है और दूसरी तरफ 12% सड़क पर काम करने वालों की भारी असुरक्षा है। अर्थव्यवस्था के स्पष्ट अंतर पर गहराई से विचार करना चाहिए।